गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम चर्चा कर रहे हैं भौतिक भूगोल के बारे में, जो कि बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया हुआ है। तो इसमें पूर्व की क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। अभी हम देख रहे हैं भू संचलन के बारे में या अर्थ मूवमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें भू संचलन के बारे में जानने के लिए हम चर्चा करेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। हम इस बात के बारे में अगर देखें तो बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतर्जात बल और एक होते हैं बहिर्जात बल। देखिए स्टूडेंट, अंतर्जात बल जो है वो पृथ्वी के ऊपर असमानता का सृजन करते हैं, और जो बहिर्जात बल हैं वो इस असमानता को पुनः समतल करने में या इस असमानता को समाप्त करने में या मिटाने में संलग्न होते हैं और उनको अंततः समतल मैदान में बदलने का कार्य करते हैं। अंतर्जात बल है, उनको भी आगे जाकर कई भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आप अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले बल को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। एक है इंडोजेनेटिक फोर्स और एक है एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अब अंतर्जात बल जो है वो हम उसको भी आगे जा कर के दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है सडन मूवमेंट या सडन इंडोजेनेटिक फोर्स, यानी अचानक या आकस्मिक अंतर्जात बल, और दूसरा होता है डिस्ट्रोफिक फोर्स, यानी पटल विरूपणी बल बोलते हैं डिस्ट्रोफिक फोर्स को। तो यानी इंडोजेनेटिक फोर्स जो है, अंतर्जात बल जो है, उसको हमने आगे जाकर के दो भागों में बांट दिया। एक है पटल विरूपणी बल और दूसरा है आकस्मिक संचलन। उसके बाद में जो पटल विरूपणी बल है उसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। एक होता है इपीरियोजेनेटिक फोर्स और दूसरा होता है ओरोजेनेटिक फोर्स। इपीरियोजेनेटिक फोर्स को हिंदी में बोलते हैं महादेशीय संचलन, और जो ओरोजेनेटिक फोर्स है उसको हिंदी में बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। अब देखिए, जो इपीरियोजेनेटिक फोर्स जो है उसको भी आगे जाकर के दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक है अपवार्ड फोर्स और दूसरा है डाउनवार्ड फोर्स। अपवार्ड फोर्स का मतलब हो गया कि ऊपर उठने वाला बल। इसमें होता है एक एमरजेंस होता है अपवार्ड फोर्स में। एमरजेंस का मतलब हुआ कि कोई भूभाग ऊपर उठ जाए, और यानी जल में डूबा हुआ भाग है, जल से अगर ऊपर उठ जाता है उसको हम एमरजेंस की श्रेणी में शामिल करते हैं। और फिर दूसरा जो डाउनवर्ड फोर्स है उसमें है सबमर्जेंस, यानी नीचे कोई स्थल भाग पहले जल से बाहर है और फिर बाद में जल में अगर डूब जाता है तो उसको हम सबमर्जेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब जो ओरोजेनेटिक फोर्स है, जिसको हिंदी में पर्वत निर्माणकारी बल बोलते हैं, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है टेंशनल या तनाव मूलक और दूसरा होता है कंप्रेजनल या संपीड़न मूलक। टेंशनल जो है उसको भी आगे हम तनाव मूलक बल को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है क्रैकिंग और दूसरा है फोल्टिंग। क्रैकिंग जो है इसको बोलते हैं चटकन, और जो फोल्टिंग है इसका मतलब होता है भ्रंशन, हिंदी में बोलते हैं इसको भ्रंशन। फिर जो कंप्रेजनल जो फोर्स है उसको संपीड़न मूलक बल बोलते हैं। संपीड़न मूलक बल जो है उसमें एक तो होता है क्रिस्टल बेंडिंग, यानी भूपटल या बंकन बोलते हैं जिसको हिंदी में, और दूसरा है वार्पिंग और फोल्डिंग। वार्पिंग का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं वलन, और वार्पिंग का मतलब हो गया संवलन, और फोल्डिंग का मतलब हो गया वलन। फिर जो वार्पिंग है उसको भी दो भागों में बांटते हैं, एक अप वार्पिंग और दूसरा डाउन वार्पिंग। तो यानी इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग है, एक ऊपर उठा हुआ भाग है, उसमें छोटी छोटी जो वलन बने हुए होते हैं उसको अप वार्पिंग बोलते हैं, और जो डाउन वार्पिंग है इसका मतलब एक वृहद एक तरह की भूसनतीनुमा आकृति बन जाती है जिसमें कि छोटे छोटे फोल्ड्स बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बल को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी। तो जो दीर्घकालिक परिवर्तन है उसमें हम लघुकालिक परिवर्तन और दीर्घकालिक परिवर्तन, ये जो दो परिवर्तन है, इसमें
जो दीर्घकालिक परिवर्तन है उसमें महादेशीय संचलन वगैरह को शामिल किया जाता है, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद में इसके प्रभाव परिलक्षित होते हैं। और लघुकालिक जो परिवर्तन है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये इनको आकस्मिक बल बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े समय में धरातल के ऊपर और अंदर कई प्रकार के परिवर्तन ला देते हैं। तो अंतर्जात बल के बारे में देखिए, अंतर्जात बल में जो आकस्मिक संचलन है इसमें हम भूकंप और ज्वालामुखी को शामिल करते हैं, और इसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी की वजह से बहुत सारे प्रकार की आकृतियाँ धरातल पर बन जाती है, जैसे भूकंप के कारण से दरारें आ जाती है, झीलें बन जाती है इस प्रकार से। और ज्वालामुखी कारण से भी क्रेटर, काल्डेरा वगैरह बनते हैं, एक कोई गुंबद बन सकता है ज्वालामुखी, या सिंडर शंकु, परिपोषित शंकु, कंपोजिट शंकु, इस प्रकार के कई प्रकार के शंकु बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये आकस्मिक संचलन में भूकंप और ज्वालामुखी और इनसे निर्मित आकृतियों को हम शामिल करते हैं। या फिर आंतरिक ज्वालामुखी की वजह से जो डाइक्सिल बनते हैं, लेपोलिथ, लोपोलिथ बनते हैं, इन सबको हम शामिल करते हैं। पटलू विरूपणी संचलन जो है इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं, और ये हजारों किलोमीटर में जो है वो परिवर्तन होता है, धरातल ऊपर उठता है या फिर नीचे धंस जाता है अपने आसपास के भूभाग से। तो ये बहुत ही लंबे समय में घटित होने वाली प्रक्रिया है, ये एक प्रकार से हजारों सालों में होती है। तो इसके जो परिवर्तन है वो एक साधारण मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि बहुत ही लंबे समय में परिवर्तन होता है, तो कोई मनुष्य इसको नोट नहीं कर सकता। इसके अलावा महादेशीय संचलन जो है, इसमें जो पटल विरूपणी बल की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी में एक होता है महादेशीय संचलन। तो महादेशीय संचलन में यानी महाद्वीपों पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं, या तो किसी भाग में उभार आ जाता है, महाद्वीप का कोई भाग अपने आसपास के भूभाग से ऊपर उठ जाता है, या फिर अपने आसपास के भूभाग से नीचे धंस जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें ऊपरीमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एमरजेंस और सब एमरजेंस को भी हम पहले देख चुके हैं, जिसको बोलते हैं एमरजेंस को बोलते हैं निर्गम, उत्थान, अपलिफ्टमेंट, और यानी इसको बोलते हैं निर्गमन, और सब एमरजेंस को बोलते हैं निमंजन। इस प्रकार से इनको पुकारते हैं। उसके पश्चात पर्वतीय संचलन जो है, इसमें दो तरह के बल होते हैं, टेंशनल और कंप्रेजनल। तो इससे पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये भी काफ़ी लंबे समय में होने वाली प्रोसेस है, जो कि हम अपने जीवन काल में इसको हम अनुभव नहीं कर सकते। भूपटलीय बंकन या मुड़ाव जो होते हैं, इसमें फिर वलन या संवलन, ये कई प्रकार की गतिविधियाँ होती है। तो इसमें वलन जो होता है, वलन में यानी कोई जब भूभाग जो है दो तरफ से संपीड़नात्मक बल की वजह से, और कोई बीच का भूभाग ऊपर उठ जाता है, तो उसके जो ऊपर एक आकृति, गुंबदनुमा जो आकृति बन जाती है, उसको हम वलन कहते हैं। और संवलन यानी कई छोटे छोटे वलन जो है, वो जब एक वृहद वलन के अंतर्गत जो उसकी अपनति या अभिनति होती है उसमें जो पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं संवलन। और इसमें उत्संवलन और अवसंवलन, ये दो प्रकार के। उत्संवलन मतलब ऊपर उठी हुई अभिनति, और अवसंवलन मतलब नीचे धंसी हुई अभिनति। हाँ, वृहद संवलन भी इसी का भाग है। जब संवलन बड़ा होता है तो इसको वृहद संवलन के नाम से। तो अभी जो हम वलन और संवलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में, वलन के बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे। वलन कितने प्रकार के होते हैं? तो वलन देखिए, एक होता है सम्मित वलन। सम्मित वलन, जब किसी वलन की जो भुजाएं होती है वो दोनों एक समान झुकी हुई होती है, उसको सम्मित वलन बोलते हैं, यानी समान लंबाई की होती है दोनों भुजाएं। और असममित वलन है दूसरा। असममित वलन में क्या होता है, एक भुजा की लंबाई ज़्यादा होती है और दूसरी भुजा की लंबाई कम होती है, क्योंकि एक तरफ से बल ज़्यादा लगता है, दूसरी तरफ से बल कम लगता है, तो दोनों भुजाओं की लंबाई में अंतर आ जाता है, जिसको असममित वलन कहते हैं। इसके पश्चात नंबर 3 है एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन में एक भुजा का झुकाव जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है, और दूसरी का जो झुकाव है वो कम होता है। तो इस प्रकार का जो वलन होता है उसको एक दिग्नत वलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में समन्वित वलन। तो समन्वित वलन में क्या होता है, जब वलन की दोनों भुजाएं समान झुकाव के साथ में एक दूसरे के समांतर आ जाती है, यानी लंबवत रूप में एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, जब समानांतर हो जाती है तो इसको समन्वित वलन बोलते हैं। परिवलित वलन में क्या होता है कि एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर इतनी अधिक उलट जाती है कि दोनों उल्टी होकर के, यानी क्षैतिज रूप में दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, समानांतर हो जाती है,
तो ऐसे वलन को परिवलित वलन बोलते हैं। दिए हुए डायग्राम में वलन को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। इसमें एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन वगैरह सब दिया हुआ है। तो यानी एंटीक्लाइन जो वलन का ऊपर उठा हुआ भाग उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, जो नीचे का भाग होता है जिसको अभिनति या सिनक्लाइन बोलते हैं, और एंटीक्लाइन को अपनति बोलते हैं। इसी प्रकार वलन की दोनों भुजाएं हैं। अपनति के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को अपनतीय अक्ष, और अभिनति के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को अभिनतीय अक्ष या अभिनतीय रेखा को अभिनतीय अक्ष, और बीच के भाग को अभिनतीय तल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये वलन के विभिन्न भाग हैं इसमें दिखाए हुए, जिनको देख करके समझा जा सकता है। आगे हम भ्रंशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।